क्लास सेकेंड ईयर आर्ट्स के बच्चों के लिए आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जिसे का प्रकरण है मूल अधिकार। मूल अधिकार की आवश्यकता और महत्व क्या है। आप जानते हैं कि व्यक्ति और राज्य के बीच में कभी कभी ऐसे तनाव हो जाते हैं कि दोनों के बीच में सामंजस्यता कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर ये अधिकार न हो तो नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इस स्वरूप में अगर हम देखें मूल अधिकार का अर्थ, मूल अधिकार के अर्थ के रूप में हम आपको बताना चाहते हैं कि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूल तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। पुनः इस अर्थ को समझ लीजिए कि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के जीवन के लिए अनिवार्य एवं अपरिहार्य होने के कारण भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और राज्य के द्वारा भी इस मूल अधिकार में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अतः मूल अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया गया है। इस स्वरूप में कानूनी संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के ऊपर बाधा उत्पन्न करता है तो नागरिक कानूनी संरक्षण के तहत अपने मूल अधिकार का मांग कर सकता है। अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं क्या है, या इस मूल अधिकार के पत्र की क्या विशेषताएं हैं। इस विशेषता को बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार स्थापित किया गया है वह हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसकी पहली विशेषता है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार स्थापित किया गया है वह कुल 23 अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 12 से 30 व अनुच्छेद 32 से 35। इतना विस्तार पूर्वक मौलिक अधिकारों की स्थापना न तो अमेरिका के संविधान में है और न ही फ्रांस के संविधान में है। इसलिए भारतीय संविधान का अधिकार पत्र सबसे विस्तृत और विशाल अधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरा है हमारा मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। मूल अधिकार जो भारतीय संविधान में समाहित किया गया इतना कठोर नहीं है कि उसमें संशोधन और परिवर्तन न किया जाए या सरलता रूप में उसका उपयोग न किया जाए। व्यवहारिकता पर आधारित है। इसका तात्पर्य जैसे हमारी समानता का अधिकार दिया गया है, समानता के अधिकार के होते हुए भी कुछ विशेष नागरिकों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, गरीब लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। ठीक दूसरी विशेषता है तीसरी मूल अधिकार सीमित है, अमर्यादित नहीं। मूल अधिकार की व्यवस्था तो दी गई है लेकिन सीमित रूप में दी गई है। ऐसा नहीं कि कोई भी नागरिक मनमानी तरीके से इसका उपयोग कर ले। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब देश में संकट काल की परिस्थिति संकट काल की परिस्थितियां आती हैं तो उस समय नागरिकों के मूल अधिकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। केवल नागरिकों के जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया जाता है। इसी रूप में चौथा विशेषता है मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार को केवल एक कागजी कोरम के रूप में स्थापित नहीं किया गया है बल्कि उसके जीवन शैली में प्रयोग भी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि किन किन अधिकारों का सही स्वरूप में प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं। इसलिए अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकार का हृदय और आत्मा भी कहते हैं। अब आइए चलते हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है।
अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार ही रह गया है। परिणामतः हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या अब मात्र 6 है। पहला दिया है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24 इसका वर्णित करता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक जो वर्णन किया गया है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30 वर्णित करता है। इसी स्वरूप में भारतीय संविधान का 6वां अधिकारों का अधिकार, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत इसका वर्णन किया गया है। इस स्वरूप में हमारे भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अभी मैं आपको पुनः मौलिक अधिकार की परिभाषा स्पष्ट कर रहा हूँ। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के जीवन के लिए अनिवार्य और अपरिहार्य होने के कारण भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को जो है प्रदान किए जाते हैं। राज्य के द्वारा इस मूल अधिकार पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। कल हमने आपको यह भी बताया था कि मूल अधिकार को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। कानूनी संरक्षण का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई भी वर्ग समुदाय के द्वारा या विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा या अन्य डांकी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो आप जो है पूर्व से न्यायालय का शरण ले सकते हैं, अपने मौलिक अधिकार की मांग कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में कल बताया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है 7 प्रकार के मूल अधिकार संग्रहित किए गए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन सन 1979 के द्वारा उसमें से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अब मूल रूप से अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत मात्र 6 मूल अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, जिसमें पहला है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार, जो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित किया गया है। यह अनुच्छेद को याद करना जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार प्रजातंत्र का पूर्णतः एक आधार स्तंभ होता है। समानता का तात्पर्य क्या है कि हर दृष्टिकोण से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। जाति पात के आधार पर, धर्म संप्रदाय के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, ऊंच नीच अथवा गरीबी अमीरी के आधार पर कहीं किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस स्वरूप में समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार के अधिकार को लागू किया गया है। पहला दिया है कानून के समक्ष समानता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 करता है। अनुच्छेद 14 करता है। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य क्या है कि भारत सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे, भारत के नागरिकों के लिए, सबके लिए एक समान कानून बनाए जाएंगे। कहीं किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, जैसे अगर हम समानता के अधिकार के बारे में बात करें तो अगर कानून बनाते समय कुछ विशेष प्राविधान की भी सुविधा रखी जाती है, जैसे महिलाओं के आरक्षण को लेकर के अलग से कानून बनाया जाता है, या गरीब तबकों के लोगों के उत्थान के लिए अलग से जो कानून बनाया जाता है, उस पर कोई विशेष बात नहीं होती है। इन कानून के समक्ष समानता, सभी नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा समान कानून जो है बनाए जाते हैं। दूसरा दिया है सामाजिक समानता, जो भारतीय संविधान का हमने आपको समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समझा रहा था, जिसमें पहला कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 और सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के बारे में वर्णन कर लिया गया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं समानता के अधिकार के अंतर्गत तीसरा, सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता।
सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में जो है वर्णित किया गया है। इसका तात्पर्य क्या है कि सरकार के द्वारा जो भी पद सेवाओं के लिए सृजित किए जाते हैं उसमें सभी नागरिकों के लिए समान अवसर जो है प्रदान किए जाते हैं, समान नियम जो है लागू किए जाते हैं। कहीं किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर देकर के समान पदों पर जो नियुक्त करने का जो है कार्य किया जाता है। लेकिन कुछ निम्न वर्ग के तबकों के लिए विशेष आरक्षण के तहत उन्हें विशेष सुविधाएं दे करके उनके पदों पर आसीन की जाती है ताकि वह भी अपने व्यक्तित्व का सही रूप में विकास कर सकें। अगला है हमारा अस्पृश्यता का अंत, जो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत जो वर्णन किया गया है। अस्पृश्यता का तात्पर्य होता है छुआछूत की भावना। यह हमारे समाज में बहुत बड़ी विडंबना थी। जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन काल था उस समय अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारतीयों के ऊपर बहुत बड़े अपराध किए जाते थे, उनको अछूत मानी जाती थी और इस स्वरूप में उनके साथ अन्याय का व्यवहार किया जाता था। भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधियों ने यह सारी घटनाएं आंखों से देखी थी, इसलिए संविधान बनाते समय उसी समय जो हमारे भारतीय संविधान में यह लिपिबद्ध कर दिया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया कि आज के बाद से इस तरह से छुआछूत की भावनाएं हमारे देश में लागू नहीं की जाएंगी। अगर इस तरह से कोई व्यवहार करता है तो उसके साथ एक कानूनी अपराध जो है मानी जाती है। आपको यहाँ तक बता दें, उस समय ऐसी परिस्थितियां थीं, अगर कोई नागरिक रास्ते चलते समय उसे प्यास लग जाती थी और किसी सार्वजनिक कुओं पर जा करके वो अगर पानी पी लेता था और किसी ने देख लिया तो उसे बहुत बड़ा एक सजा दी जाती थी, क्योंकि ये अछूत जात का था और पानी अपवित्र हो जाता था। कुएं से पानी से निकलवाया जाता था, शारीरिक दंड दी जाती थी, तब जा करके आदमी को जो है न्याय मिलता था, जो यह बहुत बड़ा एक अपराध था। इस स्वरूप में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, छुआछूत की भावना को जो समाप्त कर दिया गया। इसी के तहत हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 जो है बनाया गया है, जो बहुत ही बड़ा एक कड़ा कानून है और इसे लागू करना भी बहुत क्या था, आवश्यक था। अब आते हैं पांचवा, उपाधियों का अंत, जो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 के तहत जो वर्णित किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में लिपिबद्ध किया गया है कि सेना और विद्या से संबंधित उपाधियों को छोड़ करके राज्य किसी भी प्रकार का कोई भी उपाधि नागरिकों को प्रदान नहीं करेगा। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अतः भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति के आज्ञा या अनुमति लिए विदेशी सरकार के द्वारा कोई भी वह उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति उसे आदेश नहीं देता। ब्रिटिश शासन काल में राय बहादुर, खान साहब, सर आदि की उपाधियां जो है दी जाती थी। नवीन संविधान के अंतर्गत उनका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। नवीन संविधान के अंतर्गत भारत राज्य के प्रति की गई सेवाओं के उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री आदि उपाधियों की व्यवस्था की गई है। इन उपाधियों की देने की शुरुआत 1954 में की गई थी। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में या एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि उपाधि को देने की शुरुआत कब की गई थी। याद रखिएगा, उपाधियों को देने की शुरुआत 1954 में हुई थी, लेकिन बीच में आकर के 1977 में जनता सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, लेकिन पुनः 1980 में जो है प्रारंभ कर दिया गया था। अभी हम इसके पहले आपको संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार के अंतर्गत समानता के अधिकार के बारे में बता रहे थे। अब आइए हम आपको चलते हैं मूल अधिकार का दूसरा अधिकार, जिसे हम स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जानते हैं। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत
यह स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो वर्णन किया गया है। आपको मैं पहले ही बता दिया था कि स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर इस स्वतंत्रता के अधिकार नागरिकों से छीन लिया जाए तो वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए अनिवार्य और अपरिहार्य होने के कारण भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। अतः भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करता है। इसी क्रम में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पहला अधिकार हमारा आता है जो अनुच्छेद 19 के तहत वर्णित है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति कहीं पर भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपना भाषण दे सकता है। लेकिन यह अभिव्यक्ति शब्द बहुत ही एक गहन शब्द है। इसके अंतर्गत हम अपने को व्यक्त करने के लिए कई रूपों में प्रकट कर सकते हैं। अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए हम निबंध के रूप में या कला के रूप में या गीत के रूप में, कविता के रूप में, मौन के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। यह हमारी पूरी क्या है? स्वतंत्रता है। इसी को हम विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। इस विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। किसकी स्वतंत्रता आती है? प्रेस की, आकाशवाणी की और दूरदर्शन की स्वतंत्रता भी क्या है? सम्मिलित है। 10 फरवरी 1995 के ऐतिहासिक निर्णय में कहा गया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शिक्षित करने का अधिकार, सूचना देने का अधिकार और मनोरंजन करने का अधिकार भी क्या है? सम्मिलित है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि यह जो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, यह पूर्ण रूप से जो है विशेष अधिकार नहीं प्रदान किया गया, इसे भी सीमित किया गया है। ठीक है, और सीमित नहीं है, इसको भी सीमित एक सीमा के अंतर्गत रखा गया है कि हम अपनी स्वतंत्रता के स्वार्थवश हम दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते या दूसरे की स्वतंत्रताओं के मार्ग में अवरुद्धता नहीं ला सकते। इस स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। यह सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो है इस अधिकार को जो है सम्मिलित किया गया है। सूचना का अधिकार का तात्पर्य क्या है कि हम किसी भी विभाग से जानकारी लेने के लिए उससे हम सूचना मांग सकते हैं। वह विभाग का यह अधिकार है कि 30 दिन के अंतर्गत हमें वह सूचना प्रदान करे, अन्यथा उसके ऊपर दूसरी कार्रवाई जो है प्रारंभ हो जाती है। इस स्वरूप में हमारी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है प्रदान किया गया है। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमारे भारतीय नागरिकों को यह पूर्ण रूप से अधिकार है कि अस्त्र शस्त्र रहित, मतलब कोई भी अस्त्र शस्त्र बिना रखे शांतिपूर्ण हम कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। उस सम्मेलन के तहत हम अपनी मांग, अपने उद्देश्य को जो है प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता जो है प्रदान की गई है। तीसरा दिया समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। हम अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या अपने एक संघ अथवा समुदाय का निर्माण कर सकते हैं और समुदाय अथवा संघ में सम्मिलित व्यक्तियों के सहयोग से हम अपने उद्देश्य को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में हमें समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता भी जो है प्रदान की गई है। तीसरा दिया है इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करने का अधिकार जो है प्राप्त है। चाहे वह शिक्षा के उद्देश्य से भ्रमण करें, पर्यटक के उद्देश्य से भ्रमण करें, व्यापार के उद्देश्य से भ्रमण करें, उन्हें पूर्ण रूप से भ्रमण करने की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इन्हीं स्वतंत्रताओं के साथ जो है
नागरिकों को निवास की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। किसकी स्वतंत्रता? निवास की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी नागरिक संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं पर भी भूमि खरीद करके अपना निवास बना सकता है, वहाँ अपना निजी व्यापार कर सकता है, अपने बाल बच्चों परिवार का भरण पोषण जो है कर सकता है। उसके निवास स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कहीं किसी भी तरह से उसके इस जीवन के कार्य में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती। नेक्स्ट दिया है व्यवसाय की स्वतंत्रता। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता जो है प्रदान की गई है। प्राचीन समय के इतिहास को उठा करके देखें तो लोग जातिवादिता के आधार पर व्यवसाय करते थे और उसी आधार पर जो है अपने कर्म को भी स्वीकार करते थे, लेकिन वह परिपाटी समाप्त कर दी गई और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति कोई भी स्वतंत्र स्वरूप में व्यवसाय कर सकता है, उसे दो पैसा कमा करके अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकता है, अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसी स्वरूप में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के बीच में कानून का उल्लंघन होने तक दंड की स्वतंत्रता, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 के तहत जो है किया गया है। कानून का उल्लंघन होने तक दंड की स्वतंत्रता, इसका तात्पर्य क्या है? किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसके साथ ही यह ध्यान दीजिएगा कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है, एक अपराध के लिए 2 बार या 3 बार किसी को दंड नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है जीवन और शरीर रक्षण का अधिकार, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जो है किया गया है। आपको सर्वविदित है, हम पहले बताए भी थे आपको कि जब देश के अंतर्गत कोई भी संकट काल की परिस्थितियां आती हैं, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया या आपातकाल की घोषणा कर दी गई, तो ऐसे विषम परिस्थितियों में जो भारतीय संविधान में ये सब मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं अपने आप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन नागरिकों के जीवन जीने का अधिकार समाप्त नहीं होता है, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 करता है। इससे स्पष्ट होता है कि जीवन और शरीर रक्षण का अधिकार नागरिकों को जो है प्रदान किया गया है। आदमी अपने सम्मान के साथ जीवन जी सकता है, अपने प्राण की रक्षा जो है खुद कर सकता है। नेक्स्ट दिया बंदीकरण की अवस्था में अधिकार, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 22 में किया गया है। बंदीकरण का तात्पर्य क्या है? पुलिस प्रशासन को यह अधिकार है कि सशंकित भावना के आधार पर या किसी भी अन्य सूचना के आधार पर वह किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकता है। ऐसे परिस्थितियों में उस व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के तहत यह अधिकार है कि वह अपने स्वयं उपस्थित होकर के या अपने वकील के माध्यम से साक्ष्य गवाह के रूप में अपने साक्ष्य प्रमाण को प्रस्तुत करके अपने को बरी हो सकता है। इस स्वरूप में बंदी बनाए गए व्यक्ति को वह पुलिस स्टेशन अपने पास 24 घंटे से अधिक नहीं रोक सकता। इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंतराल में नजदीकी न्यायालय में उपस्थित करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। उस बंदी बनाए गए स्थान से लेकर के न्यायालय तक पहुंचने तक जो समय लगता है वह समय इस 24 घंटे के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाता है, वह समय अतिरिक्त रखा जाता है। इस स्वरूप में नागरिकों को बंदीकरण की अवस्था में अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत जो है प्रदान किया गया है। एक विशेष बात और ध्यान दीजिएगा, इस अनुच्छेद 22 के तहत यह भी व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे 2 प्रकार के अपराधियों पर जो है लागू नहीं होंगे। 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू कौन कौन से हैं? पहला, शत्रु देश के निवासियों पर यह अनुच्छेद 22 लागू नहीं होगा। दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा।
तो इस स्वरूप में हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का जो अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, और इस स्वरूप में इस स्वतंत्रता के अधिकार के बल पर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का जो विकास करता है। इससे अगर वरी कर दिया जाए तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता।